नमस्कार। महाराजा सूरत अंग्रेजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आधुनिक विश्व का इतिहास ये थर्ड ईयर का जो आपका सेकेंड पेपर है, फ्रांस की क्रांति के बाद हम अगला जो टॉपिक है नेपोलियन बोनापार्ट, एक देश से रिलेटेड है, संबंधित है फ्रांस की क्रांति से, तो हम उसके अध्ययन के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे ताकि आपको फ्रांस की क्रांति का पूरा चैप्टर नेपोलियन बोनापार्ट तक कंप्लीट हो जाए। आइए थोड़ा सा नेपोलियन बोनापार्ट का जो प्रारंभिक जीवन है उसके बारे में हम जान लेते हैं। 15 अगस्त 1769 में कार्सिको द्वीप के अजासियो नामक नगर में नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कार्लो बोनापार्ट और लेटिजिया रमोलिना के घर पर हुआ था, उनके परिवार में हुआ था। यानी कि कार्लो बोनापार्ट नेपोलियन के पिता और लेटिजिया नेपोलियन की माता थी। कार्लो बोनापार्ट तथा नेपोलियन के पिता ने अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसको फ्रांस भेज दिया और वहाँ पर उन्होंने सैनिक स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात हाई एजुकेशन में भी उन्होंने शिक्षाएं प्राप्त की। ब्रिये और पेरिस विश्वविद्यालय से भी उसने शिक्षा प्राप्त की। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट। जब वे शिक्षा प्राप्त कर रहा था तब वे जूलियस सीजर और सिकंदर जैसे सम्राटों के व्यक्तित्व से वे काफी प्रभावित हुआ और वे भी बात देखने लग गया कि वे उनकी तरह यूरोप में शासन करें और फ्रांस का नेतृत्व प्रदान करे और फ्रांस के नेतृत्व में यूरोप में शासन स्थापित कर सके। तो नेपोलियन के बारे में कुछ सामान्य सा सिद्धांत है। अब एक सवाल हमारे ज़हन में ये होता है कि नेपोलियन के उदय के क्या कारण रहे। आपने देखा होगा कि फ्रांस की क्रांति का जब अध्ययन हमने किया तब वह निरंकुश जो सत्ताचारी शासन था उसके विरुद्ध था, समानता के विरुद्ध था, आर्थिक व्यवस्था के विरुद्ध था, जिसके परिणाम स्वरूप राजतंत्र को समाप्त किया गया था और एक जैसे संविधानवाद की स्थापना की गई थी और संविधान के निर्माण के पश्चात गणतंत्र के स्थापना के साथ साथ स्वतंत्र समांतर बंधुता की स्थापना फ्रांस में की गई थी। लेकिन क्या वजह रही कि फ्रांसीसियों को नेपोलियन बोनापार्ट जैसे अधिनायकवाद को स्वीकार करना पड़ा और उसके नेतृत्व में फ्रांस के उसको आसानी से उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो इसके पीछे कई घटनाक्रम थे जिसका उल्लेख भी मैं यहाँ करना चाहूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि नेपोलियन बोनापार्ट को शासक बनने में आसानी कैसे हुए, कैसे अधिनायक फ्रांस का अधिनायक कैसे बन गया। जबकि 5 वर्ष पहले ही तो उन्होंने राजतंत्र की जो व्यवस्था थी उसको उखाड़ कर फेंका था वहां की जनता ने, लेकिन बाद में उन्होंने नेपोलियन को कैसे स्वीकार कर लिया। तो इसके पीछे कई कारण थे। जिन फ्रांसीसी नागरिकों ने क्रांति के लिए बहुत संघर्ष किया, जैसे मैंने आपको कहा क्रांति के लिए बहुत संघर्ष किया, पुरातन व्यवस्था का अंत किया, नवीन संविधान बनाकर नागरिक स्वतंत्रताएं प्राप्त की, उन्हीं नागरिकों ने 5 वर्षों की क्रांति के को विस्मृत कर उसको बुलाकर नेपोलियन जैसे अधिनायक को कैसे स्वीकार कर लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन सभी घटनाओं के पश्चात जब फ्रांस में राजतंत्र को उठाया गया, लेकिन 5 वर्षों के भीतर ही उन्होंने नेपोलियन जैसे अधिनायकवाद को कैसे स्वीकार कर लिया। इन 5 वर्षों में कई घटनाएं ऐसी घटी, जैसे कि आर्थिक व्यवस्था की सबसे पहले बात करें तो आर्थिक व्यवस्था में कोई सुधार अभी भी नहीं हो पाया था। 5 वर्षों में वस्तुओं की कीमत के मूल्य दिनों दिन बढ़ते जा रहे थे, मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा था, आर्थिक दशा अपनी पतनोन्मुख की ओर उन्मुख हो रही थी, व्यापार वाणिज्य ठप पड़ा हुआ था। नेपोलियन की सत्ता हस्तगत करने से पूर्व आर्थिक स्थिति एकदम चरमरा गई थी। इसलिए फ्रांसीसी लोगों में क्रांति की जो भावना थी वे उससे उग चुके थे। अब वे चाहते थे कि ऐसा कोई व्यक्ति गद्दी पर बैठे जिसके नेतृत्व में फ्रांस की आर्थिक व्यवस्था ठीक हो सके एवं अपने
अपने कार्यों को वे आगे बढ़ा सके, अपनी अर्थव्यवस्था को वे मजबूत कर सके। इसलिए वे अपने मूल्यों और जो आदर्श उन्होंने क्रांति के समय बनाए थे उसको भी वे त्यागने को तैयार थे। तो अर्थव्यवस्था एक बड़ा कारण रहा फ्रांस की क्रांति की पश्चात भी और उससे पहले भी, और नेपोलियन की सत्ता स्थगित करने के कारणों में। इसी तरह से जो डायरेक्टरी का शासन बनाया गया था 1795 में, संचालक मंडल का गठन किया गया था। 5 संचालक मंडल डायरेक्टरियों के नियंत्रण में फ्रांस का शासन चलाया जा रहा था। 4 वर्ष के कार्यकाल में कोई भी ईमानदार और चरित्रवान व्यक्ति डायरेक्टर नहीं बना था, सब भ्रष्टाचार युक्त व्यक्ति थे, जिससे फ्रांस की स्थिति और दिनों दिन खराब होती जा रही थी। इससे फ्रांस की आर्थिक स्थिति, फ्रांस की स्थिति अत्यधिक निष्क्रिय हो गई थी। डायरेक्टरी के गलत प्रशासन की वजह से भी नेपोलियन को सत्ता पर बैठने को मजबूर होना पड़ा, यानी कि आसानी उसको हुई, नेपोलियन आसानी से वहां पर बैठ गया। डायरेक्टरी के शासन काल में इटली और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने फ्रांस के विरुद्ध घोषित कर दिए, और इस युद्ध में जब घोषणा युद्ध उन्होंने किए तो नेपोलियन के नेतृत्व में ये युद्ध लड़े गए। नेपोलियन ने यहाँ अपनी वीरता का परिचय दे दिया, उपकृति का परिचय देते हुए इनको पराजित किया और फ्रांस का नाम रोशन किया। यहाँ तक कि फ्रांस की सीमाओं का उन्होंने विस्तार भी किया। इससे फ्रांसीसी जनता में नेपोलियन के प्रति नेपोलियन की अच्छी छवि सामने आ गई और नेपोलियन से वे ज्यादा से ज्यादा उम्मीद में करने लगे। ये भी एक कारण था। उसकी युद्ध नीति में कुशल कूटनीतिज्ञ ने भी, कूटनीतिज्ञता ने भी उसको फ्रांस का शासक बनने पर मजबूर, फ्रांस का शासक बनने के लिए उत्साहित किया। इसी तरह से फ्रांस का जो मध्यम वर्ग स्थिरता और स्थायित्व जो चाहता था और नेपोलियन ये ले सकता था उनको, फ्रांस का मध्यम वर्ग चाहता था कि बहुत कुछ हुआ, खून खराब हुआ, क्रांति भी खूब लड़ेगी, लेकिन वो स्थायित्व और स्थिरता चाहता था। इसलिए उनको नेपोलियन से उम्मीद नजर आने लगी और वो मानने लगी नेपोलियन ये दे सकता था। इसी तरह से फ्रांस की क्रांति काल का जो घटनाक्रम चला 5-6 वर्षों तक, उसमें बहुत सारे योग्य व्यक्ति खत्म हो चुके थे, जिसकी वजह से और कोई व्यक्ति भी नहीं था जो फ्रांस का नेतृत्व कर सके, और वहां पर फ्रांस में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो चुका था। इसलिए नेपोलियन से लोगों को उम्मीदें होने लग गई थी। तो ये कुछ युद्ध के कारण के तत्कालीन परिस्थितियां थी जिससे नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस के अधिनायक के शासक बनने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। नेपोलियन की अपनी योग्यता तो थी इसमें, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों ने भी उसको ऐसा करने के लिए मजबूर किया। नेपोलियन का उत्थान, अच्छा नेपोलियन के उदय के कारण हम चर्चा कर, नेपोलियन का उत्थान यानी कि नेपोलियन कैसे इतना बड़ा स्तर पर पहुंचा। जिस समय फ्रांस में क्रांति चल रही थी, नेपोलियन उस समय पार्सी का देख में था, सैनिक के रूप में था। बाद में वे बुला लिया गया और लियो का जो विद्रोह हुआ था उसको उसने एक अच्छी भूमिका निभाई थी, उसको विद्रोह को दबाने में। फ्रांस की क्रांति के समय जब लियो का विद्रोह चल रहा था तो उसको दबाने में नेपोलियन ने एक अच्छी भूमिका निभाई थी। 1793 में अंग्रेजों ने जो तुलो के बंदरगाह, फ्रांस का प्रसिद्ध बंदरगाह था तुलो के बंदरगाह पर अधिकार कर लिया, तो नेपोलियन ने अपनी कूटनीति और योग्यता का परिचय देते हुए 3 महीने के अंदर ही अंग्रेजों से इसको आजाद करवा लिया, और यहाँ से नेपोलियन की सच्ची छवि बढ़ने लग गई और उसको ब्रिगेडियर का पद प्राप्त हो गया। उसको ब्रिगेडियर का क्या हुआ, पद प्राप्त हो गया। इसी तरह से 5 अक्टूबर 1795 ईस्वी को उग्र भीड़ ने जब कन्वेंशन, राष्ट्रीय सम्मेलन जो था, कन्वेंशन जो था उसको घेर लिया और उससे कुछ भी करने के लिए आतुर थे, तो नेपोलियन ने वीरता का परिचय देते हुए, गोलियों की बौछार करते हुए आक्रोशित भीड़ को तितर-बितर कर दिया, जिससे सेनापति जो तत्कालीन सेनापति थे ब्रास, वे उनसे काफी प्रभावित हुए और इस प्रभाव के परिणाम स्वरूप वो नेपोलियन उनके काफी करीबी व्यक्ति बन गया। इसी तरह से नेपोलियन के उत्थान में उनकी जो पत्नी थी, जिससे 7 मार्च 1796 में उन्होंने विवाह किया था, जोजेफिन एक विधवा थी, इनसे नेपोलियन ने विवाह किया था। एक अच्छी योग्य महिला थी, उनसे भी नेपोलियन को काफी फायदा हुआ और जिसने नेपोलियन की उन्नति में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस प्रकार से कुछ ये व्यक्तिगत कारण भी थे। इसी तरह से नेपोलियन ने इटली और मिस्र का जो अभियान किए, उससे उनकी छवि और भी उत्कृष्ट होगी और वे एक तरह से प्रथम कौंसल शासक के रूप में
मजबूत होने लग गया। इटली का अभियान अप्रैल 1796 से 1796 तक ये अभियान चला इटली में। इस समय इटली के ऊपर ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया फ्रांस के मध्य कालों से शत्रुता चली आ रही थी, तो किसी भी तरह से फ्रांस को दबाना चाहता था। तो इस समय इटली के राज्य पिडमांट और ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त सेना का गठन करके फ्रांस के ऊपर आक्रमण करने की योजना उन्होंने बनाई, परंतु नेपोलियन ने यहाँ कूटनीति से काम लेते हुए इन दोनों से एक साथ संघर्ष नहीं किया, बल्कि इनका अकेले तरह से निपटने की उन्होंने नीति बनाई। सबसे पहले उन्होंने पिडमांट की सेना को पराजित किया, और पिडमांट की सेना को पराजित करने के पश्चात सेवाय और नीस के प्रदेश उनसे प्राप्त किए। किससे प्राप्त किए? सेवाय और नीस के प्रदेश पिडमांट से प्राप्त किए। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के मध्य फिर से संघर्ष शुरू हुआ। 17 अक्टूबर 1797 में कैम्पो फॉर्मिया की दोनों के मध्य संधि हुई। इस संधि से फ्रांस को काफी फायदा हुआ। फायदा कैसे हुआ? फ्रांस को बेल्जियम का राज्य प्राप्त हुआ, साथ में उत्तरी इटली के बहुत सारे क्षेत्र उनको प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त पूर्वी रोमन साम्राज्य का क्षेत्र भी उनको प्राप्त हुआ। यह संधि नेपोलियन की सैनिक सफलता के साथ साथ उसकी राजनीतिक कूटनीति का भी एक परिचय था। इससे नेपोलियन की छवि उभरी, नेपोलियन के उत्थान में उसको सहयोग दिया। इसी तरह से मिस्र का जो अभियान था, एक तरह से नेपोलियन की बहुत बड़ी कूटनीति विजय थी, और इसी के परिणाम से वो फ्रांस में छा गए। एक तरह से फ्रांस में उसकी एक तरह से बहुत अच्छी छवि बन गई, जिससे वह फ्रांस का आने वाले समय में शासक बन गया। मई 1798 में नेपोलियन के नेतृत्व में मिस्र अभियान शुरू किया गया। नेपोलियन का विचार था कि इंग्लैंड को पराजित करने के लिए अगर मिस्र को जीत लिया जाए और यूरोप से भारत का, उससे इंग्लैंड का बीच का मार्ग पर फ्रांस का अधिकार हो जाए, तो इंग्लैंड की शक्ति काफी कम हो जाएगी, और केवल इंग्लैंड से जो सामुद्रिक शक्ति है उससे हम सुगमता से लड़ सकते हैं। यानी कि मिस्र के रास्ते पर, मिस्र के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया जाए तो भारत से उसका कनेक्शन कट जाएगा। इससे फ्रांस को काफी फायदा होगा, और फ्रांस इंग्लैंड को आसानी से पराजित कर सकता है। सर्वप्रथम नेपोलियन बोनापार्ट ने शक्तिशाली सेना के साथ मिस्र की ओर कूच किया, और मिस्र के जो प्रसिद्ध नगर था अलेक्जेंड्रिया, उस पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात मिस्रियों को उन्होंने ग्रामीण के युद्ध में पराजित किया, और ग्रामीण के युद्ध में पराजित करने के पश्चात वह कायरा पर भी, मिस्र की राजधानी कायरा पर भी उसने अधिकार कर लिया। मिस्र अभियान के समय ही उसको ये सूचना मिली थी कि इंग्लैंड के नेतृत्व में रूस और ऑस्ट्रेलिया गुट का निर्माण कर रहे हैं फ्रांस के विरुद्ध गुट का निर्माण कर रहे हैं, और फ्रांस के जो जीते हुए प्रदेश है उन पर अधिकार करना चाहते हैं। परंतु इस समय जो डायरेक्टरी का शासन था फिर इस गुट को तोड़ने में नाकाम रहा। इससे फ्रांस की जनता में काफी आक्रोश था। अतः नेपोलियन ने इस स्थिति का फायदा उठाया, मिस्र से अपने कुछ सैनिकों को छोड़कर और कुछ सैनिकों के साथ लेकर फ्रांस की ओर लौट आया। जब फ्रांस के अंदर में प्रवेश किया तो फ्रांस की जनता ने नेपोलियन बोनापार्ट का काफी स्वागत किया, और इसको देखकर नेपोलियन ने एक वाक्य, जो काफी प्रसिद्ध वाक्य रहा, उसने कहा कि ऐसा मालूम पड़ता है कि हर कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अगर मैं समय से पहले आ जाता तो शीघ्रता हो जाती, अगर मैं समय के बाद आता तो काफी लेट हो जाता। मैं सही समय पर आया हूँ, अब नाशपाती पक चुकी है, यानी कि अब सही समय है कि मैं फ्रांस पर एक ऐसे क्षत्रिय शासन कर सकता हूँ, फ्रांस के सारे शासन तंत्र पर अपना अधिकार जमा सकता हूँ। अतः उसने अपने कुछ सहयोगियों की सहायता से भ्रष्ट डायरेक्टरी जो संचालक मंडल था उसको हटाने की पूरी प्लानिंग बना ली, उसका अंत कर दिया, और शासन को 3 कौंसलों के रूप में विभाजित कर दिया। 3 कौंसलों के रूप में विभाजित कर दिया। प्रथम कौंसल स्वयं बना नेपोलियन बोनापार्ट। इसके बाद ड्यूकोविल कौंसल था, और अबेसियस नामक कौंसल बने। बाद में ये भी अधिवेशन के जगह अलग कौंसल उनको नियुक्त किया गया। तो प्रथम कौंसल स्वयं बना नेपोलियन बोनापार्ट। यानी डायरेक्टरी का शासन अब 3 कौंसलों के अधीन आ चुका था, 3 कौंसलों के अधीन आ चुका था। इसके ऊपर में थोड़ा सा अब कौंसल शासन जो 1799 से 1804 के मध्य रहा, नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में 3 कौंसल थे। जैसे प्रथम कौंसल नेपोलियन बोनापार्ट था, द्वितीय बनाए गए बाद में कैम्बेसरी, और तृतीय नेपोलियन। इससे पहले द्वितीय और
फिर बाद में कैम्बेसरी और लेम्बून को ये बनाया गया था। तो थोड़ा सा मैं कौंसल शासन के बारे में आपको जानकारी दूँ। नेपोलियन बोनापार्ट प्रारंभिक जीवन इसके बाद नेपोलियन के उद्देश्य के कारण, इसके बाद नेपोलियन को उपनाम, ज्ञान, तीसरा ज्ञान, अब हम बात करेंगे कौंसल शासन। डायरेक्टिव शासन का करते हैं नेपोलियन ने 3 कौंसलों का बन गया कौंसल शासन। 1899 से 1804 कौंसल शासन 5 वर्षों तक ये रहा। 1804 में नेपोलियन ने इसको बंद करके स्वयं सम्राट की उपाधि धारण कर ली थी। कौंसल शासन डायरेक्टिव काम करने के पश्चात नेपोलियन प्रथम कौंसल बना और कौंसल शासन ने अपनी नीति में सर्वप्रथम 5 उद्देश्य बनाए। उनके कौंसल शासन कितने होंगे? जनता के सामने 5 उद्देश्य उन्होंने रखे। शासन के विभिन्न विभागों की व्यवस्था करना, सही व्यवस्था जो तितर बितर हुए हुए थे शासन व्यवस्था, उसको सही तरीके से सिस्टमिक तरीके से उसको सेट करना, पहला ये था। दूसरा, देश के अंदर शांति की बहाली करना। क्रांति काल से यह व्यवस्था का वातावरण बना हुआ था, तो क्रांति क्या करना था? शांति बहाल करना। तीसरा था यूरोपीय राष्ट्रों के साथ सम्मानजनक संधि करना। यूरोपीय राष्ट्रों के साथ क्या करना? सम्मानजनक संधि करना, बराबरी के आधार पर उनसे संधि की जाएगी। तीसरा, चौथा, नवीन विधि संहिताएं बनाना। नेपोलियन ने विधि संहिताएं बनाई, जिसका उल्लेख मैं आगे करूंगा। पांचवा है संविधान बनाना। पांचवा क्या है? संविधान बनाना। ये 5 उद्देश्य जनता के सामने कौंसल ने रखे। 3 कौंसल थे। प्रथम कौंसल स्वयं नेपोलियन बोनापार्ट था। 1799 में सबसे पहले संविधान का निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई। नेपोलियन ने अपनी स्थिति मजबूत करते हुए एक संविधान का निर्माण किया। संविधान के अंदर कार्यपालिका शक्ति को 3 निर्वाचित कौंसलों में विभाजित कर दिया गया। जैसे मैंने आपको बताया कि संविधान की जो सारी शक्तियां थी वे 3 निर्वाचित कौंसलों में विभाजित कर दिया गया। इसमें इनका कार्यकाल 10 वर्ष का रखा गया। तीनों कौंसलों का रखा गया, जिसमें प्रथम कौंसल स्वयं नेपोलियन बोनापार्ट रहे, द्वितीय कौंसल कैम्बेसरी रहे और तृतीय कौंसल लेम्बून बने। राज्य की जो समय शक्तियां प्रथम कौंसल को सौंप दी गई। ये सभी नेपोलियन के आदमी थे, उन्हीं के दिन काम करने वाले थे, लेकिन एक तरह से सिस्टमेटिक तरीका बनाने के लिए इनको भी प्रथम, द्वितीय और तृतीय बनाया गया। और क्या किया गया? सारी जो शक्तियां थी, जो सरकारी सारी शक्तियां थी, वे प्रथम कौंसल को सौंप दी गई। नेपोलियन ने इसी समय नेपोलियन ने 1799 के बाद जब फ्रांस के विरुद्ध गुट का निर्माण किया जा रहा था, द्वितीय गुट जिसका नाम दिया गया, जिसमें इंग्लैंड, रूस और ऑस्ट्रिया सम्मिलित थे, वह फ्रांस के विरुद्ध आक्रमण की योजना बनाने लगे। इस गुट को नष्ट करने के लिए नेपोलियन ने अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया पर आक्रमण किया, ताकि इस गुट को बनने से पहले ही या इसको ताकतवर बनने से पहले इसको खत्म किया जा सके। 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट ने ऑस्ट्रेलिया राज्य पर आक्रमण किया और ऑस्ट्रेलिया को मजबूरन होकर 1821 में ल्यूनविले की संधि करनी पड़ी। ल्यूनविले की क्या करनी पड़ी? संधि करनी पड़ी। इसी समय ऑस्ट्रेलिया और रूस के मध्य कुछ मनमुटाव उत्पन्न हो गया, अतः रशिया यानी कि रूस इस गुट से अलग हो गया। इस गुट से जो तृतीय गुट का निर्माण किया गया था इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस के द्वारा, कुछ ऑस्ट्रेलिया से मनमुटाव होने की वजह से रूस इससे अलग हो गया। अब इंग्लैंड अकेला बचा। नेपोलियन ने इस स्थिति का फायदा उठाते हुए इंग्लैंड से संघर्ष की शुरुआत कर दी। मजबूरन इंग्लैंड को फ्रांस के साथ 27 मार्च 1802 ईस्वी में अमीन्स की संधि करनी पड़ी। 27 मार्च 1802 ईस्वी में अमीन्स की संधि करनी पड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड को जो अधिकांश
जीते हुए फ्रांसीसी जो उपनिवेश थे उन्हें लौटाने पड़े। इस प्रकार से 1799 के बाद नेपोलियन जो प्रथम कौंसल के रूप में शासन कर रहा था उसने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को मौकों पर पराजित किया, उनसे संधियां की और फ्रांस को इससे काफी फायदा हुआ। अब 1799 का संविधान का निर्माण इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, इसका तीसरे भाग में आपने कर दिया। अब अगला है शासन सुधार। अगला क्या है? शासन सुधार। नेपोलियन ने केंद्रीय शासन को शक्तिशाली बनाने के लिए घोषणा की कि फ्रांस को समानता चाहिए न कि स्वतंत्रता। उसने कहा कि फ्रांस को समानता चाहिए न कि क्या चाहिए? स्वतंत्रता। उसने फ्रांस में शासन व्यवस्था में सुधार करते हुए फ्रांस के राज्यों को विभिन्न जिलों में विभाजित किया, उनको विभागों में विभाजित किया, जिनको प्रीफेक्ट नाम दिया गया। जिनमें जो अधिकारी नियुक्त होते हैं उनको प्रीफेक्ट नाम दिया गया। इन जिलों को भी उप जिलों में विभाजित किया गया, जिनको उप प्रीफेक्ट का नाम दिया गया। इसके आधार पर फ्रांस में शासन व्यवस्था का ढांचा स्थापित किया। इस तरह से म्यूनिसिपल सरकारों का गठन किया गया। साथ में ही जो भी शासन व्यवस्था में जो कमियां थी उनको दूर किया गया। सबसे पहले नेपोलियन बोनापार्ट ने प्रथम कौंसल के रूप में शासन व्यवस्था में सुधार करना अच्छा समझा ताकि एक व्यवस्था बन सके। इसके बाद हम बात करेंगे आर्थिक सुधार। जैसा कि फ्रांस की क्रांति होने का एक प्रमुख कारण उसकी आर्थिक व्यवस्था का डगमगाना था। आर्थिक खराब आर्थिक व्यवस्था भी थी, लेकिन ये खराब आर्थिक व्यवस्था नेपोलियन प्रथम कौंसल बना उस समय पे भी चली रही। अतः नेपोलियन ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कुछ आमूलचूल परिवर्तन किए। उसने जो कर वसूलने का जो कार्य था वह केंद्र सरकार को दे दिया गया। जिससे करदाता और सरकार दोनों को फायदा हुआ और इसके माध्यम से दोनों के मध्य क्या हुआ? इसके माध्यम से दोनों में जो आदान प्रदान था, कर देने वाला और कर वसूल करने वाला, इससे फ्रांस की जनता को काफी फायदा हुआ। इसके अलावा नेपोलियन बोनापार्ट ने वित्त व्यवस्था को सुधारने के लिए 1800 ईस्वी में बैंक ऑफ फ्रांस की भी स्थापना की। वित्त व्यवस्था को सुधारने की, जिससे कि वित्त व्यवस्था का संतुलन बैठ सके, उसकी वित्त संबंधी सारे अधिकार उनके नियंत्रण में भी आ सके। इस तरह से उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में कई कार्य किए। इसके अलावा उसने प्रत्यक्ष करों में कटौती करते हुए जो अप्रत्यक्ष करते हुए उनमें बढ़ोतरी की वजह से नमक आदि वस्तुओं पर उन्होंने ज्यादा कर लगा दिया, क्योंकि ज्यादा यूज करती हर जनता का तबका इसको यूज करता था, इससे राज्यों को ज्यादा फायदा हो सके। इसके अलावा स्वदेशियों की वस्तुओं के उत्पादन को उन्होंने प्रोत्साहित किया और इंग्लैंड से आने वाले माल पर उन्होंने प्रतिबंध भी लगाया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नेपोलियन ने आर्थिक क्षेत्र में भी कई काम किए। अगला जो कार्य था उसका शिक्षा संबंधित कार्य। नेपोलियन ने सबसे पहले शिक्षा संबंधी सुधार करते हुए शिक्षा को चर्च के प्रभाव से मुक्त करके करते हुए उस पर राजकीय नियंत्रण स्थापित कर दिया। क्योंकि पहले शिक्षा पर चर्च का ही प्रभाव था और उसी की तरह शिक्षा उन्हीं के हिसाब से शिक्षा की नीति तय की जाती थी। नेपोलियन ने चर्च के प्रभाव से शिक्षा को मुक्त किया और मुक्त करने के पश्चात उस पर राजकीय नियंत्रण स्थापित कर दिया। नेपोलियन ने शिक्षा को चार भागों में 4 स्तरों में विभाजित कर दिया। प्राथमिक, माध्यमिक, तकनीकी और विश्वविद्यालय स्तर पर। प्राथमिक, माध्यमिक, तकनीकी और विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा को इस स्तरों में 4 स्तरों में बांटा गया। इसके अलावा जो भी
जिसको भी व्यवसाय शिक्षा प्राप्त करनी होती थी उसको व्यवसायिक स्कूलों में दाखिले की व्यवस्था की गई। इसी तरह जो व्यक्ति सैनिक शिक्षा प्राप्त करना चाहता था उसको सैनिक स्कूलों में दाखिला देने की नीति बनाई गई। इसी तरह से नेपोलियन ने पेरिस विश्वविद्यालय का पुनर्गठन करते हुए विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा में भी कई कार्य किए गए। इसके अलावा उसने जो शिक्षक प्रशिक्षण के सुधार थे उसके लिए गवर्नमेंट स्कूलों का काम किया गया। नॉर्मल स्कूल खोले गए ताकि शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। आज भी फ्रांस में शिक्षा व्यवस्था में ये संस्थाएं प्रचलित है। नॉर्मल स्कूल वाली संस्था जो नेपोलियन के द्वारा स्थापित की गई थी वो आज भी प्रचलित है। तो शिक्षा के संबंध में भी नेपोलियन ने काफी महत्वपूर्ण कार्य किए। अगला जो सुधार का कॉम्पनसेशन के रूप में कॉप से समझौता, कॉप से समझौता कॉन्कॉर्डेट नाम से चर्चित थी। नेपोलियन ने अच्छे से समझता था कि पोप जो धार्मिक गण है चर्च उसका वर्चस्व फ्रांस में काफी कुछ है और चूंकि पोप ईसाई जगत का गुरु है, प्रमुख व्यक्ति है, तो अन्य देशों में भी उसका रुतबा है। तो वो चर्च को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकते और उन्होंने कूटनीति का परिचय देते हुए 1820 में पोप के साथ एक समझौता किया जो कॉन्कॉर्डेट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार फ्रांस में कैथोलिक धर्म को राजकीय धर्म स्वीकार कर लिया गया। फ्रांस में कैथोलिक धर्म को राजकीय धर्म स्वीकार कर लिया गया। पोप ने क्रांति काल में जो उनकी भूमि को जब्त किया गया था उस पर अपना अधिकार छोड़ दिया, यानी कि जो भूमि राज्य को दे दी गई थी, राज्य जब्त कर ली थी, वो राज्य के पास ही रहेगी। इसके अलावा अन्य जो धर्म प्रोटेस्टेंट थे, यहूदी थे, उनको भी कई सुविधाएं इसमें दी गई। इसके अतिरिक्त जो बातें थी जैसे कि पादरियों की नियुक्ति का जो नियुक्ति तो अधिकार अभी भी पोप के पास ही था, लेकिन जो प्रस्ताव दिया जाता था वो राज्य की ओर से दिया जाता था, उसकी नियुक्ति पोप के द्वारा की जाती थी। तो एक तरह से ये पोप के साथ समझौता नेपोलियन की कूटनीतिक विजय थी, एक तरह से उसकी विफलता का आधार हम मान सकते हैं। ये कॉन्कॉर्डेट के नाम से जाना जाएगा। अंतिम जो पड़ाव उसकी सुधारों के रूप में जाने गए वे नेपोलियन की विधि संहिता, कानून संहिता या विधि संहिता। विधि संहिता का निर्माण नेपोलियन ने कानून की संहिता तैयार करवाई जिसे नेपोलियन की कानून संहिता कहा जाता है। इसमें 5 तरह के कानून का निर्माण उनके द्वारा करवाया गया। 5 तरह के कानूनों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? नेपोलियन के द्वारा। 5 तरह के कानून कैसे? जैसे सिविल कोड यानी कि नागरिक संहिता, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी कि नागरिक संहिता, नागरिक प्रक्रिया की संहिता। तीसरा पिनल कोड, दंड संहिता। तीसरा क्या है? पिनल कोड यानी कि दंड संहिता। और चौथा है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, अपराध मूलक प्रक्रिया की संहिता। और 5वां है कमर्शियल कोड यानी कि व्यवसायिक संबंधी कानून। ये नेपोलियन बोनापार्ट की क्या थी? विधि संहिता थी, जिनको 5 भागों में उनके द्वारा बनाया गया था। वापस बोल दो, सिविल कोड, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, तीसरा पिनल कोड, चौथा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और 5वां है कमर्शियल कोड। ये नेपोलियन बोनापार्ट की विधि संहिता के 5 स्तर थे। नेपोलियन की कानून संहिता उसका सबसे स्थायी कार्य सिद्ध हुआ। आज भी फ्रांस में एकमात्र मान्य विवाह जो सिविल मैरिज एक्ट के सिविल मैरिज कहलाता है कि समय वर वधू जो शपथ लेती है, जो नेपोलियन की विधि संहिता के अंतर्गत के धाराओं पर भी शपथ लेती है। आज भी फ्रांस में जो सिविल मैरिज होती है, जो मान्य विवाह है फ्रांस में, वो नेपोलियन की जो विधि संहिता बनाई गई थी उसमें जो विवाह के संबंध में जो धाराएं दी गई थी उसी के आधार पर आज भी फ्रांस में उसी शपथ के आधार पर धाराएं उसके वर वधू को शपथ लेनी पड़ती है। एक बार नेपोलियन ने सेंट हेलेन नाम में कहा भी था कि मेरा वास्तविक गौरव मेरी 40 युद्धों की विजय में नहीं रहा, बल्कि मेरी विधि संहिता ऐसी है जो कभी न मिट सकेगी और हमेशा चिरस्थायी रहेगी। इसकी बड़ाई उन्होंने स्वयं खुद ने भी की थी विधि संहिता की कि युद्ध मेरे 40 अवश्य जीते हैं, लेकिन उसमें मेरी
इतनी बढ़ाई नहीं जितनी कि मेरी विधि संहिता में है। इस प्रकार से कौशल शासन के रूप में नेपोलियन ने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। अगला जो इसका पार्ट है, नेपोलियन सम्राट के रूप में जब 1804 में सम्राट बनता है और 1815 तक वाटरलू के युद्ध तक उसके जो युद्ध हुए, उसकी जो नीति थी, उसका उल्लेख अगले पार्ट में करेंगे।